चरक 1 पेज नंबर। स्पेस एलिमेंट हो गया है ना? मैम अभी बस हम ही आए हैं। हाँ। अभी आने दीजिए सभी। वीडियो में एक ब्लैंक रहता है ना, फिर स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा अच्छा। आयुर्वेदिक 10 द्रव्य। आयुर्वेदिक 10 द्रव्य में आकाश, वायु, अग्नि, जल, काल, दिशा, मन, आत्मा एंड तम में हमारे हो गया आकाश तत्व। अब हम देखेंगे वायु तत्व। वो रचिता मैम ने बताया था कि आकाश कौन सा भी भूत के साथ काल अगर हम जोड़ देते हैं तो उसे महाभूत कहते हैं। अच्छा हाँ, इसलिए मैंने बताया था। अग्नि को अगर काल से जोड़ दो, अग्नि प्लस काल दोनों अगर हम लगाते हैं तो उसे वो अग्नि महाकाल हो जाएगा। मतलब हमें अगर अग्नि ज्यादा अग्नि चाहिए। रेखा जी, मैम आपका पेज मोबाइल, नंबर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। मैम हाँ जी पेज मैम। नंबर बता दीजिए। आपका मोबाइल। आज भी दिक्कत आ रही है मैम? म्यूट कर ली, हाँ म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है। म्यूट कर लीजिए। हम्म। जी मैम बताइए। हाँ, रचिता मैम ने बताया था कि अगर हम अग्नि अग्नि और अग्नि के साथ हम काल का भी पॉइंट जोड़ देते हैं तो वो अग्नि जो है वो महाअग्नि बन जाता है। मतलब हमें ज्यादा अग्नि की अगर जरूरत है तो हम उसके साथ काल को जोड़ देंगे। अगर वायु वायु के साथ हमें ज्यादा वायु चाहिए, उस वक्त हम उसके साथ काल को जोड़ देंगे, काल का भी पॉइंट ले लेंगे, तो वो महावायु हो जाएगा। जहाँ पे आज यही पढ़ेंगे ना? आज हम आज वायु में महावायु। महाभूत, हाँ वायु महाभूत ही पढ़ेंगे आज हम। 9 पार्टिसिपेंट्स तो हो तुम गए। मैम पढ़ोगे? हाँ, कौन पढ़ रहा है? रेखा मैम तो म्यूट हेलो। हो गई, तो शिल्पी मैम ही बची। हाँ। यस सर। जी मैम आप पढ़िए। वायु। वायु महाभूत। जो द्रव्य लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म तथा स्पर्श गुण प्रदान हो, उन्हें वायव द्रव्य कहते हैं। इनके सेवन से शरीर में रुक्षता, ग्लानि, विचार, वैशद्य और लघुता उत्पन्न होती है। निरंतर गतिशीलता इस संसार का स्वभाव है, इसलिए इसे ऊर्जा की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जो निरंतर गतिमान हो वही ऊर्जा को प्रकट करता है। सतत स्पंदन, स्फुकरण एवं चलायमान रहना ही तो जीवन है। जीवन चलने का नाम है। गतिशीलता के फलस्वरूप ही जीवन में लयबद्धता का समावेश होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में जीवंतता आती है। इसके विपरीत गतिशीलता एवं लयबद्धता के अभाव को ही विनाश या महाविनाश, प्रलय की संज्ञा दी जाती है। लय एवं प्रलय क्रमशः जीवन और मृत्यु के द्योतक हैं। प्रश्न है कि जीवन की गतिशीलता, स्पंदन अथवा लय के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? वस्तुतः वायु ही वह तत्व है जो संपूर्ण जगत की गतिशीलता तथा जीवंतता के लिए उत्तरदायी है। यजुर्वेद में मूलभूत 3 ही तत्व माने गए हैं, जिनमें प्रथम वायु है, जिसे जीवन कहा गया है। दूसरा तत्व अग्नि तथा तीसरा तत्व जल है। इन्हीं 3 तत्वों के कारण ही सृष्टि की संरचना को संभव माना गया है। शेष दो तत्वों ऊपर आकाश तथा नीचे पृथ्वी को आच्छादन के रूप में उप महाभूत की संज्ञा दी गई है। इन सब में वायु महाभूत सर्वप्रथम अर्थात आदय महाभूत के रूप में जीवन का पर्याय माना गया है।
आयुर्वेदिक मतानुसार पंच महाभूत तत्वों के क्रम में आकाश के पश्चात वायु तत्व की गणना की गई है, जिसके गुण लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद तथा सूक्ष्म माने गए हैं तथा इसके कर्म रुक्षता, ग्लानि, विचार, विशदता एवं लाघवता माने गए हैं। स्पर्श इसकी तन्मात्रा या भूत है। वायु का मूलभूत गुण चलत्व है। चलत्व, रत्व। वायु का पेज नंबर 57। ओके। वायु का मूलभूत गुण चलत्व, सरत। हाँ, चरकवन। वायु का मूलभूत गुण चलत्व, सरत्व तथा इसके द्वारा उत्पन्न गति है। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जैसे रोना, हंसना, गाना, खाना, निगलना, उगलना, आना, जाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सभी वायु के द्वारा ही नियंत्रित हैं। प्रारंभ अथवा प्रयत्न भी वायु के कारण ही संभव होता है। वायु के गुणों के रूप में रुक्षता तथा खरता की पहचान व्यक्ति के अवलोकन से ही हो जाती है। यदि शरीर में वायु की प्रधानता है तो शरीर पतला, शरीर में खुरदरापन तथा बालों में स्निग्धता का अभाव अथवा मार्दवता का अभाव परिलक्षित होता है। परिणाम के दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्तियों के शरीर में हल्कापन होता है। सूक्ष्म गुण होने के कारण वायु सर्वत्र प्रवेश पाने में सक्षम होता है तथा इसके प्रवाह को रोक पाना संभव नहीं हो पाता। सामान्यतः वायु का गुण शीत है, किंतु माध्यम के अनुरूप ये अपना गुण बदलता रहता है। शुष्कता प्रदान करना भी वायु का गुण है। वायु द्रव्यों में हल्कापन लाता है, जो इसके लाघवकारी गुण के कारण होता है। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है। इसके द्वारा ही भौतिक जगत में प्रत्येक प्रकार की अनुभूति होती है। स्पर्श चेतना प्रदान करता है। चेतना प्रत्येक द्रव्य को क्रियाशील बनाती है। प्रत्येक द्रव्य अपनी ऊर्जा से वायु की तन्मात्रा से स्पर्श करने के उपरांत ही क्रियाशील हो सकता है। वाणी भी वायु के कारण ही प्रवत होती है। आंखों को देखने का कर्म भी वायु के कारण ही है। जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, सभी वायु के कारण ही अपने अपने कर्म में प्रवत होती है। प्रजनन अंग एवं निकास तंत्र भी वायु के कारण ही प्रेरित होते हैं। पाचन तंत्र, रक्त संचार प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्ज प्रणाली इत्यादि शरीर के अंदर स्थापित समस्त शारीरिक तंत्र वायु के द्वारा ही प्रेरित होते हैं। इस प्रकार वायु के अनंत कार्य हैं। इन कार्यों में विकास या बाधा उत्पन्न होने पर वायु के प्रकोपित होने का दोष उत्पन्न होता है, जो कि छोटी बड़ी सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। कंटिन्यू करना है? हाँ, करो। मैम रुक जाओ अभी। ओके। अभी थोड़ा सा आराम करने दो मैम। ठीक है। ठीक है, जब मैम पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद हाँ। फिर आप ऐड ऑन करना। ठीक, तो हम लोग वायु महाभूत पढ़ रहे हैं। वायु महाभूत में हमारा जो गुण है वायु महाभूत का, उसमें लघु, शीत, रुच्छ, खर। मैम खर का क्या है वो बता दीजिएगा इंग्लिश, और विशद, ये दो का इंग्लिश बता दीजिएगा। सूक्ष्म और स्पर्श है। ठीक है, तो हमारे लगभग 7 गुण हैं। लघु, शीत, रुच्छ, खर, विशद, सूक्ष्म और रफ स्पर्श। एंड ट्रांसपेरेंट। रफ एंड ट्रांसपेरेंट। ओके मैम, ट्रांसपेरेंट। थैंक यू। ट्रांसपेरेंट, ठीक है। स्पर्श गुण प्रधान हो। मैम वैशाली मैम आई है कि नहीं? उनको लिंक भेज आ गए, दीजिएगा, आ उधर गए, नहीं तो आ गया। आ गए। अच्छा ठीक है, ठीक। तो हमारे ये 7 गुण हो गए इसके। और वायु में सबसे खास बात क्या है? गतिशील। गतिशीलता ही जीवन है, चलने का नाम जिंदगी है। ऐसे गाने भी हम लोग ने सुने ही होंगे। तो अब गाने के साथ क्या है, चलने गतिशीलता में लयबद्ध होना, ये सब भी वायु का ही देन है। लेकिन यजुर्वेद में कहा जो गया था, उसमें 3 तत्वों की बात की गई।
सिर्फ उसमें तो वायु को पहले लिया गया, अग्नि और फिर जल, और बाकी आकाश और पृथ्वी को वो बस एक आच्छादन माना गया, यानी इन दोनों का ढक्कन। बाकी इन दोनों ढक्कन हो गए ऊपर नीचे, एक हो गया तल और पृथ्वी और ऊपर आकाश, और तीनों जो अपने हैं वायु अग्नि जल माने गए। ये यजुर्वेद के आच्छादन अनुसार है। ये आच्छादन क्या होता है? कवरिंग, मैम आच्छादन कवरिंग, मतलब कवरिंग। आच्छादन मतलब कवरिंग। करेक्ट मैम। ओके। तो अभी लेकिन हम लोग आयुर्वेद में पांच पांच तत्व है, यहाँ पे पंच महाभूत है, पंच भौतिक महाभूत है, हाँ। तो उसमें हमारा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हमारे इसका जैसे अभी द्रव्य के गुण है ना, तो अगर हम ऐसे कोई भी द्रव्य लेंगे जो सूक्ष्म होगा, जैसे लाई खा रहे हो आप, लाई ना, लाई जानते हैं ना, उसका चावल को, वो हाँ, नहीं नहीं होता। लाह्या। हाँ मैम, उसका जो बना देते हैं वो चूरा जैसा, चूरा टाइप रहेगा लाई, हल्का हल्का। तो जितना हल्का जो भी चीज खाएंगे आप, समझ लीजिए हम लोग वायु उसमें ले रहे हैं, उसका वायु का गुण है। तो वायु का गुण जो भी आएगा वो हमारे में अंदर आएगा, यानी कि हमारे अंदर रुचपन आ जाएगा अगर वैसा रहेगा तो, अगर सूक्ष्म रहेगा तो सूक्ष्म लघु आ जाएगा ना। ये सब गुण हमारे अंदर आते रहेंगे। जैसा भी शीत जो है पॉपकॉर्न, इसका गुण है। जी मैम। पॉपकॉर्न समझ में आ जाएगा सबको। हाँ पॉपकॉर्न है, ये सही बोले, पॉपकॉर्न वाला भी है, वो भी हल्का हो गया ना इसलिए। तो अभी उससे हमें रुचिता आ जाएगी, इतना भी याद रखो, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर देखो अभी कहाँ कहीं लिखा था ना इसमें कि अगर बॉडी में रुचितापन और खुरदरापन आए और बालों में स्निग्धता का अभाव हो तो समझ जाओ। और मार्दवता, मार्दवता मतलब हो गया मुलायम, ये आकाश का गुण है मोस्टली, तो अभाव में परिलक्षित होता है। देखो आकाश का कैसे याद आया, जब भी स्किन अपना खराब होता है ना, एंडोमेट्रियम, और जो भी अपने क्या नाम है, स्किन का ना, हर ऑर्गन के बाहर ये तीन स्किन लगे रहते हैं ना, तो एंडोमेट्रियम। लेयर, हाँ एंडोमेट्रियम। तो उसमें क्या होता है, आकाश ही मेन गुण रहता है उसका ही, क्योंकि उसमें मुलायम बहुत रहता है, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन फ्रैक्शन ये सब जो भी अपना हार्ट हुआ चाहे जो भी ऑर्गन हुआ वो कर पाते हैं। और फिर और इसका गुण जो शीत है वायु का, उसमें हम बस यही ध्यान देंगे, ये म- माध्यम के अनुरूप ये गुण बदलता रहता है। यानी कि अगर अगर जैसे कि समझो, अगर गर्मी रहेगी ना वहां पे, तो वो वायु वहां पे गर्म हो जाएगा। अगर वो द्रव्य ठंडा रहेगा तो वायु वहां का ठंडा, जैसे होता है ना, बारिश पड़ जाती है वहां से हवा जब आती है तो हमें क्या आती है, ठंडी हवा आती है। लेकिन धूप रहेगा तो वो हवा हमें गर्म आएगी। तो इसलिए वो वहां पे, यहाँ पे वो बदल जाता है, क्योंकि ये चलायमान है, तो चलायमान के हिसाब से इनका द्रव्य के संयोग से बदल जाता है। और फिर क्या हुआ, आंखों को देखने का कर्म भी वायु के कारण ही है। देखो एक नया चीज आ गई, आंखों को देखने का कर्म भी वायु के कारण ही है। मैम इसके आगे आप एक्सप्लेन करो, इसका मुझे नहीं पता। हाँ, और पंच महाभूत तत्वों में के क्रम में आकाश के पश्चात वायु तत्व की गणना की गई है। अभी इसके गुण क्या है, लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद और सूक्ष्म ऐसे माने गए हैं। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि स्पर्श इसकी तन्मात्रा है, भूत या भूत है। वायु का मूलभूत गुण है चलत्व, सरत्व तथा इसके द्वारा उत्पन्न गति है। अभी ये जो according to Ayurveda, the sequence of five elements after Akash, Vayu element has been conducted. Vayu's energy is a स्पर्श, मेन एट्रीब्यूट वायु का जो है वो मोबिलिटी है। तो ये चलत्व इसका मोबिलिटी और एक्टिविटी, मोबिलिटी और एक्टिविटी, ये दोनों जो है ये इम्पोर्टेंट है। हमें ये याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति चल नहीं रहा है, कोई निगल नहीं पा रहा है, कुछ खाना खा नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, वो हंस नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, ये सब गुण उसके वायु के हैं, वायु के कारण ये सब कुछ
हमारे अंदर होता है। ये क्रियाकलाप जो है, ये दैनिक क्रियाकलाप जो है, रोना, हंसना, गाना, खाना, निगलना, उगलना, आना जाना, बैठना, उठना, चलना फिरना, ये सब जो है ये वायु नियंत्रित करता है। अगर आपका वायु कम हो गया तो हम ये सब, ये वो पेशेंट जो है ये सब कुछ कर नहीं पाएगा, उसमें सब धीमापन हो जाएगा, धीमापन आ जाएगा। अगर एक्सेस हो जाएगा तो वो जैसे बॉल उड़ता है उस तरह से वो ज्यादा ही कूदेगा। तो एक्सेस हो गया तो भी समझ में आना चाहिए हमें, अगर कम हो गया तो भी हमारे समझ में आना चाहिए। तो ये मेन इम्पोर्टेंट है कि वायु जो है, वायु का क्रियाकलाप क्या है, रोना, हंसना, गाना, खाना, निगलना, उगलना, आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये वायु के गुण हैं। और स्पर्श, प्रारंभ अथवा प्रयत्न भी वायु के कारण ही संभव होता है। हम जो भी प्रयत्न करते हैं, करने की इच्छा रखते हैं, तो ये भी वायु के कारण ही संभव है। अभी वायु के गुणों में एक इम्पोर्टेंट है कि रुक्षता या खरता। अभी ये रुक्षता और खरता क्या है, तो ड्राइनेस और रफनेस। अगर किसी के स्किन में ज्यादा रफनेस आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि आकाश के साथ वो वायु भी उस वहां पे ज्यादा हो गया है। तो ये भी हमारे समझ में आना चाहिए कि वायु का गुण क्या है, रुक्षता और खरता, मीन्स ड्राइनेस और रफनेस। इसकी वजह से ये पहचान व्यक्ति के अवलोकन से ही हो जाती है। यदि शरीर में वायु की प्रधानता है तो शरीर पतला, शरीर में खुरदरापन तथा बालों में स्निग्धता का अभाव और मार्दवता का अभाव परिलक्षित होता है। तो वो व्यक्ति को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें वायु की कमतरता हो गई है, क्योंकि उसके बाल जो है वो ड्राई ड्राई हो जाएंगे, स्निग्धता कम हो जाएंगी, एकदम सूखे सूखे बाल दिखाई देंगे, खुरदरापन, पतला हो जाएगा शरीर। तो ये सब उसके सिम्टम्स है। शरीर पतला होना, शरीर में खुरदरापन आना, बालों में स्निग्धता का अभाव तथा मार्दवता का अभाव परिलक्षित होता है। परिमाण के दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्ति के शरीर में हल्कापन होता है। सूक्ष्म गुण होने के कारण वायु सर्वत्र प्रवेश पाने में सक्षम होता है तथा इसके प्रभाव को रोक पाना संभव नहीं हो पाता। सामान्यतः वायु का गुण शीत है। अभी वायु का गुण क्या है, शीत है, परंतु माध्यम के अनुरूप ये अपना गुण बदल देता है। अगर वो पानी के साथ उसका माध्यम बदल गया तो उसका रूप बदल जाएगा। उसका गुण क्या है, ओरिजिनली उसका गुण शीत है, लेकिन अगर वो अग्नि के साथ आ जाएगा तो वो हॉट हो जाएगा, जल के साथ जाएगा तो वो कोल्ड हो जाएगा, इसके अर्थ के साथ जाएगा, पार्थिव के साथ जाएगा तो वो भारीपन आ जाएगा उसमें। तो जिसके साथ उसका संपर्क हो जाता है तो उसके साथ उसका भौतिक बदल जाता है, उसका भौतिक स्थिति भी उसकी बदल जाएगी। स्पर्श चेतना प्रदान करता है। चेतना प्रत्येक द्रव्य को क्रियाशील बनाती है। चेतना, स्पर्श जो है चेतना प्रदान करता है। अगर किसी को स्पर्श कर दिया जाए तो उसमें चेतना आती है। जो लोग रेकी करते हैं, हीलिंग करते हैं, हीलिंग करने से क्या होता है, हीलिंग करने से उनको हम चेतना देते हैं, हमारी चेतना हम उनको देते हैं तो उनकी चेतना बढ़ती है ना। तो क्या, कैसे किया, तो हमने स्पर्श किया, स्पर्श देते ही क्या हुआ, उनकी चेतना बढ़ गई। तो इस तरह से इस स्पर्श चेतना प्रदान करता है और चेतना प्रत्येक द्रव्य को क्रियाशील बनाती है। प्रत्येक द्रव्य अपनी ऊर्जा से
वायु की तन्मात्रा से स्पर्श करने के उपरांत ही क्रियाशील हो सकती है। वाणी भी वायु के कारण ही प्रवृत्त होती है। अगर वायु नहीं रहेगा तो हम जो कुछ बोल रहे हैं ये शब्द बाहर निकलेंगे ही नहीं, आकाश में जाएंगे नहीं, उसके लिए वायु भी तो चाहिए। आकाश तो है ही, तो वायु नहीं रहेगा तो ये शब्द तो आप तक पहुंचेंगे ही नहीं ना। तो वाणी के लिए वायु के कारण प्रवृत्त होती है। आंखों को देखने का कर्म भी वायु के कारण ही होता है। जितने भी कर्मेंद्रिय है सभी वायु के कारण अपने अपने कर्म के में प्रवृत्त होते हैं। तो ये एक याद रखना है कि सभी कर्मेंद्रिय जो है, सभी कर्मेंद्रिय वायु उनके साथ ही होगा। अगर वायु उनके साथ नहीं होगा तो उनका जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा। प्रजनन अंग और निकास तंत्र भी वायु के कारण ही प्रेरित होते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रक्त संचार प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये जो सभी सिस्टम्स है शरीर के अंदर स्थापित समस्त शारीरिक तंत्र, बॉडी सिस्टम वायु के द्वारा ही प्रेरित होते हैं। अगर वायु अगर नहीं होगा तो वो आगे नहीं जा पाएंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए ना, वायु का प्रेशर होता है इसलिए वो स्टमक से आगे भेजा जाएगा। तो इसी तरह से वायु काम करता है हर एक सिस्टम में। हर एक सिस्टम में वायु की आवश्यकता होती है। वो सभी सिस्टम में, फिर सर्कुलेटरी भी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, कौन सी भी सिस्टम हो, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, उसे आगे लेके जाने के लिए वायु लगेगा। तो ये वायु इंपॉर्टेंट है सभी सिस्टम में। इस प्रकार वायु के अनंत कार्य है। इन कार्यों में विकास या बाधा उत्पन्न होने पर वायु को प्रकुपित होने का दोष उत्पन्न होता है, जो कि छोटी बड़ी सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उत्तरदायी होती है। फिर तो इसलिए ये जो अपनी मुद्राएं हैं, ये मुद्रा में वायु मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम वायु मुद्रा लगा लेते हैं तो वो सिस्टम जो है वो अपने आप बैलेंस हो जाता है अंदर। मुद्राएं धारण करने से अपने एक्यूप्रेशर के साथ मुद्रा भी सीखनी चाहिए। मुद्रा मतलब क्या है? ये आप तम वाली उंगली उस पृथ्वी तत्व को लगा दो तो वो पृथ्वी मुद्रा हो गई, तो पृथ्वी वो बैलेंस हो जाएगा। जल को लगा दो, जल बैलेंस हो जाएगा। तो ये इस तरह से वायु जो है, वायु की मुद्रा जो होती है एक्चुअली उस उनका अलग है। ये एक्यूप्रेशर में जो हमने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो बताए गए हैं वो अलग है फिंगर्स, लेकिन जो मुद्रा वाले जो लेते हैं उनके फिंगर्स अलग होते हैं। इंडेक्स फिंगर वायु का काम करती है। तो वो इंडेक्स फिंगर हम जिस उंगली को लगाएंगे वो तत्व एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह ये वायु जो है, वायु हर एक सिस्टम में काम करता है। चलो मैम ठीक अभी है, आगे आगे चलते हैं। आगे। मैम एक मिनट। हाँ अभी ये वायु ना हम लोग मूवमेंट की तरफ मूवमेंटम देता है ना, मीन्स आगे आगे हाँ भेजता है। अगर वातावरण में देखेंगे तो वायु इधर से उधर जाता है। तो एक वर्ड इसके लिए ध्यान में रखना है, वायु मूवमेंट देता है। अगर कभी भी किधर भी कुछ रुक गया होगा और स्टिफ हो गया होगा तो उसको स्टिफ निकालने के लिए मूवमेंट को मूवमेंट हमें देना है, तो वायु का यूज करना होगा उधर। और यहाँ पे जब ये होता है मीन्स वायु का गुण यहाँ पे रुक्षता है, राइट। रुक्षता आएगी बॉडी में किधर भी तो क्या होता है, अगर नी में रुक्षता आई तो कट कट का आवाज आता है, राइट। हाँ तो उस हिसाब से हमें ये करना है कि वायु को सीडेड करना है क्या टोन करना है। अभी आकाश का हम लोग क्या करते हैं, स्पेस मीन शरीर में जहां जहां स्पेस है वो आकाश है। तो आकाश का जो कलर है वो पर्पल कलर है।
और वायु का जो कलर है वो ब्लू, डार्क ब्लू कलर है। ये ध्यान में रखना है, हर एक एलिमेंट के टाइम आप कलर भी ध्यान में रखा करो। तो अगर आकाश को टोन करना है तो पर्पल कलर यूज करना है। और आकाश का नेक्स्ट का कलर कौन सा है वायु का? डार्क ब्लू कलर है ना वायु का। तो अगर आकाश को कम करना है तो डार्क ब्लू कलर से सीडेड कर सकते हैं आकाश को। समझ में आया? यस। जी मैम। चलो आगे बढ़ा जाए अब। शिल्पी मैम। यस सर। वायु के गुण। वायु के गुण कर्म की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। वायु शरीर रूपी यंत्र तथा उसके अवयवों को धारण करने वाला है। यह यह प्रत्येक प्रकार की ऊंची नीची चेष्टाओं का नियंत्रक मैम है। आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं ठीक है, बराबर है। वायु मन का तो वायु प्रणेता ही है। मन को चंचल बनाने में वायु का ही योगदान है। यह मन को जिधर चाहे ले जाता है। और सभी इंद्रियां वायु के प्रभाव से ही प्रेरित होती है। वायु के अभाव में आंख देख नहीं सकती, नाक सूंघ नहीं सकती। फिफ्थ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मेरु, रज्जा तथा शुक्र, इन सभी धातुओं को प्रवत करने का कार्य वायु के द्वारा ही किया जाता है। सिक्स, वायु शरीर के अंग प्रत्यंग को जोड़ने वाला है। सेवंथ, प्राणी को प्रवत करने वाला है। एट, वायु और स्पर्श का कारण तो शब्द और स्पर्श का कारण तो वायु ही है। हर्ष और उत्साह का उत्पत्ति स्थल है। किसी कार्य के संपादन में अपेक्षित उत्साह, मनोयोग आदि भावों का प्रवर्तक है। इसके अभाव में कार्य संपादन कठिन है। प्रकारांतर से वायु ही किसी कार्य के प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है। 10th, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला वायु ही है। वायु सभी दोषों को सुखाता है। स्थूल के सूक्ष्म बनाता है, गुरु से लघु बनाता है। इसमें जल को सुखाने की क्षमता है, पार्थिव को तोड़कर गलाने की क्षमता है। चिकित्सा विज्ञान में किसी भी वस्तु को तोड़ने की प्रक्रिया को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। आहार रस के निर्माण के लिए भोजन द्रव्यों को तोड़ने की प्रक्रिया वायु द्वारा ही संपादित की जाती है। साथ ही वायु ही इसे भोजन पथ में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। वीर्य का स्त्रवण लुगदी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेलने, लुढ़काने का कार्य वायु ही करता है। दोष संशोधन तोड़कर अथवा सुखाकर वायु के द्वारा ही किया जाता है। चिकित्सा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। 11th, शरीर के मलों का निष्कासन वायु ही करता है। आहार रस के माध्यम से सभी धातुओं, उपधातुओं तथा मल के निर्माण, निष्कासन, प्रवर्तन तथा वितरण के कार्य वायु के द्वारा ही संपादित होता है। गर्भ में भ्रूण की आकृति तैयार करने में वायु सहायक होता है। इस तथ्य का चिकित्सा पद्धति में उपयोग महत्वपूर्ण है। गर्भ में आकृति विकृत हो जाने पर वायु आकाश महाभूतों का उपचार अपेक्षित होगा। त्वचा के हजारों रोगियों में यह तथ्य फलीभूत पाया गया है। एक्जिमा, पोरोसिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पुस्टुलर रैशेस, नोड्यूलर मैनिफेस्टेशंस आदि अनेक प्रकार से शरीर की आकृति विकृत हो जाने पर वायु का उपचार सफलतापूर्वक किया गया है। प्राण, उदान, समान, व्यान एवं अपान ये सभी वायु की आत्मा है। वायु प्रकोपित होने पर अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करके शरीर को रोग युक्त कर देता है। प्रकोपित वायु बल, वर्ण, सुख, आयु युक्त जीवन को ही हानि पहुंचाता है। गर्भ का नाश कर अथवा सभी इंद्रियों का विनाश कर गूंगा, बहरा, लंगड़ा इत्यादि बना देता है। मन को प्रसन्न नहीं होने देता, अपितु मन में भय, शोक, दैन्यता, प्रलाप आदि उत्पन्न कर देता है एवं प्राणों का विनाशक होता है।
वायु ही धरती को धारण करता है तथा अग्नि को जलाता है। जिस प्रकार पूरी पृथ्वी को धारण करने वाला वायु है, उसी प्रकार शरीर को धारण करने वाली नाभि है। जब भी वायु प्रकुपित होगी, शरीर रूपी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में वायु हृदय रोग, मस्तिष्क रोग आदि का जन्मदाता हो जाता है। इसलिए CV8 पर ऐसा चक्र मैग्नेट लगाकर, जिसका मध्यस्थ भाग दक्षिणी ध्रुवीय हो, शरीर के संतुलन स्थापित करके चंद्र ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से शरीर को मुक्त किया जा सकता है। बादलों की सृष्टि करना, फिर वर्षा करना आदि कार्य वायु के ही हैं। विशालकाय वृक्षों को अंकुरित करने वाला वायु ही है। शरीर के आवरण पर मोटी गांठों का जन्मदाता वायु ही है। वर्ष भर आने जाने वाली ऋतुओं का कारण भी वायु ही है। मासिक धर्म के निर्धारित समय पर आने के लिए भी वायु ही उत्तरदायी है। यदि इसके आने का समय बढ़ता ही जाए, तो प्रजनन तंत्र तथा मस्तिष्क के भाग के चेतना स्रोत पर वायु के बिंदुओं को उद्दीप्त स्टिमुलेट किया जाना चाहिए। धातु के परिमाण निर्धारण का कार्य भी वायु ही करता है। पेड़ पौधों इत्यादि का बढ़ना, पकना, सड़ने से बचना वायु के कारण ही संभव हो पाता है। विकास रहित कार्यों का कर्ता वायु ही है। कार्य में प्रवृत्त करने का कार्य वायु का ही है। वायु की प्रचंडता बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, पर्वत शिखरों को नष्ट कर देती है, ज्वार भाटा इत्यादि के माध्यम से समुद्र को भी प्रभावित कर देती है। जलाशय आदि में लहरों को जन्म देना वायु का ही कार्य है। नदियों की धाराओं को मोड़ देना तथा विपरीत दिशा में ले जाने का कार्य वायु द्वारा ही संभव होता है। प्रकुपित होने पर वायु रक्त की दिशा बदलकर शरीर की दिशा भी बदल सकती है। रक्त की शिराओं का फटना, पक्षापात, पक्षाघात इत्यादि वायु के कारण ही संभव होते हैं। वायु भूकंप जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, ज्वालामुखी के प्रस्फुटन को संभव बनाती है तथा इसी प्रकार की स्थिति शरीर में भी वायु के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। वायु का टकराना तथा घोर गर्जन इत्यादि वायु के कारण ही संभव होता है। प्रकुपित वायु के कारण ही दुबला पतला व्यक्ति भी रोगग्रस्त होने का उन्माद के कारण पैशाचिक प्रवृत्ति का हो जाता है। इसके विपरीत स्थिति अर्थात खामोशी भी वायु के कारण होता है। मछली, मेंढक, पत्थर, ओले, वज्र आदि के गिरने की घटनाएं वायु के कारण ही संभव होती हैं। ऋतुओं के कर्म को बिगाड़ने का कार्य भी वायु ही करता है। सर्दी या गर्मी के मौसम में पानी का बरसना इत्यादि ऐसी ही स्थितियां हैं जिनके लिए वायु ही उत्तरदायी है। अनेक प्रकार की महामारी जैसे हैजा आदि के फैलने के लिए वायु ही उत्तरदायी है। चारों युगों का अंत करने वाले मेघ, सूर्य, अग्नि आदि की विशेष रूप से सृष्टि करना वायु के ही कार्य हैं। वायु के प्रकोपित होने के कारण बीज, पुष्प व फल में परिणत नहीं हो पाता। कुछ स्त्रियां गर्भ तो धारण करती हैं, किंतु बार बार गर्भपात हो जाने के कारण जीवन पर्यंत मातृत्व के सुख से वंचित रह जाती हैं। इसका सहज उपचार गर्भाशय के चेतना प्रवाह में वायु तत्व को बढ़ाकर तथा आकाश तत्व को कम करके 2 टोन एंड 1 सिडेट किया जा सकता है। यहाँ पर बीज को प्रेरित कर पुष्प का रूप देने के लिए वायु का प्रदीप्त होना आवश्यक है तथा आकाश वायु का अधिष्ठान है। यह सत्य है कि मात्र इन दो बिंदुओं से इतना बड़ा उपचार संभव है। स्त्री अथवा पुरुष जब गर्भ उत्पत्ति धारण करने में असमर्थ होते हैं तो उसे प्राथमिक बंध्यता कहते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ऐसे प्रकरण में उन स्त्री पुरुष जिनके भी प्रजनन तंत्र में वायु का अभाव हो के संबंधित चेतना प्रभाव में तथा नियंता के रूप में मन से संबंधित चेतना प्रभाव में वायु तत्व को बढ़ाना तथा आकाश अथवा काल को सदमित किया जाना अपेक्षित होता है। वायु की प्रकृति ही स्पर्श और शब्दमय है।
चाहे श्रवण की क्षमता कम हो या बहरापन हो या श्रवण संबंधी अन्य प्रकार की रोगग्रस्ता हो, सफल उपचार वायु के माध्यम से ही किया जा सकता है। शरीर की महत्वपूर्ण हड्डियों के जोड़ में विद्यमान टेंडम्स एंड लिगामेंट्स प्रत्येक जोड़ को ऊर्जा व गति प्रदान करते हैं, जो कि वायु का ही कार्य है। कूल्हे के जोड़ के कारण व्यक्ति उठने बैठने में लाचार हो या घुटने के कारण पैर फैलाने अथवा मोड़ने में कठिनाई हो, तो उपचार संबंधी चेतना प्रवाह में वायु का ही होना चाहिए। घुटने के जोड़ में साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण हड्डियां आपस में लड़कर खड़खड़ाहट पैदा करती हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि साइनोवियल फ्लूइड स्निग्ध या चिकना होता है तथा जल एवं पार्थिव के संयोग से उत्पन्न होता है तथा घुटने में उत्पन्न प्रकुपित वायु को कम करने में समर्थ होता है, इसलिए इस प्रकार के उपचार हेतु वात तथा कफ का एक साथ उपचार इस प्रकार करना होगा। 1-2 सिडेट 4-5 टोन। ग्रहों की उत्पत्ति और गति में वायु का योगदान सर्वविदित है। क्षेत्र दर्शन से शरीर के रोगों की गहराई का मापन ग्रहों का आकलन करके किया जा सकता है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा अगले अंक में की जाएगी। स्पष्ट है कि आयुर्वेद में वायु का स्थान परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर के समतुल्य है। इसे सबकी उत्पत्ति का कारण माना गया है, जबकि यह स्वयं अविनाशी तथा अवयव है एवं सभी प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश का कारण है। वायु ही सुख व दुख का कारण भी है। यह मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सब तंत्रों का कर्ता, किसी भी बाधा को लांघकर विचरण करने वाला सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर के समान है। चिकित्सा के क्षेत्र में जब ऐसी ही परिस्थितियां शरीर में उत्पन्न हो जाए तो अन्य तत्वों के संसर्ग के साथ वायु महाभूत का उपचार किया जाना चाहिए। अतः वायु महाभूत को भी द्रव्य की संज्ञा दी गई है। इस द्रव्य की पहचान करने के लिए प्राथमिक गुण स्पर्श तथा प्राथमिक कर्म सुखाना है। उपचार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कार्य हैं मैम इसके तो। 32 कारण है। हाँ। सभी लोग किताब पढ़ना बंद कर दो, वायु को ही पढ़ो बस। हाँ। वायु बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, 1 इसको 2 देख के लग टोन, रहा है कि बहुत ज्यादा। 1 2 सिडेट 4 5 टोन, ये साइनोवियल हाँ। फ्लूइड को नी में, घुटने में, जोड़ में। सर पूछ रहे थे परसों। तो अभी जी मैम। हमें ये रिवाइज 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 करने पड़ेंगे ये 32 पॉइंट्स, है ना। हाँ मैम, 10-10 बांट दो सबको। हाँ। 10-10 सबको बांट के 10 वो क्या करेंगे फिर हर एक को। 10 मैं 10 और बताएगा। सबको सभी 10 पढ़ना और पड़ेगा वो तो। सबको सभी पढ़ना पड़ेगा ना। आप 10 पढ़ोगे और हाँ। मैं 10 नहीं पढ़ूंगी, वो वाले 10 तो मुझे तो वो नहीं आएंगे ना, इसलिए मुझे सब पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में अच्छा, भी 10-10 करेंगे। एक्सप्लेनेशन, ओके ओके ओके, एक्सप्लेनेशन। हाँ, अभी सिर्फ 1 मिनट बाकी, एक डेढ़ में बाकी है, मिनट, तो फिर मैम वैसे ही। तो देखो डेढ़ ही मैम, इसमें मिनट। ना हाँ एक ना इसमें एक दिया था, एक स्टेटमेंट दिया है, जैसे अभी मासिक धर्म का पेज नंबर 59 पे। हाँ, तो इसमें दिया है कि निर्धारित समय पे नहीं आने पे वायु उत्तरदायित्व है। तो यदि इसके आने का समय बढ़ता ही जाए तो प्रजनन मस्तिष्क के भाग के चेतना स्रोत पर वायु बिंदुओं का को स्टिमुलेट करेंगे। तो अभी नंबर, मस्तिष्क के भाग का मतलब क्या? नंबर बताओ, ब्रेन। नंबर बताओ, कौन सा नंबर बोल रहे 18 हो। 18 18 18 18। 18 ऋतुना प्रतिभाग, वर्षभर आने जाने वाली ऋतुओं का कारण भी वायु है। मासिक धर्म के निर्धारित समय पर आने के लिए भी वायु उत्तरदायी है। यदि इसके आने का समय बढ़ता ही जाए तो प्रजनन तंत्र तथा मस्तिष्क के भाग के चेतना स्रोत मेरिडियन पर वायु, मस्तिष्क के भाग के चेतना स्रोत मेरिडियन पर। इतना सब मैम आत्मा मतलब है क्या यहाँ पे? आत्मा वाली जो वर्टिकल जाएगी उस पे हाँ हाँ हाँ, वायु आत्मा चूज वाली, करेगी हाँ क्या? हाँ। हम्म। अच्छा, मतलब मतलब थम पे ही आएगा ना वो। नहीं, वैसे तो और ये भी थैलेमस है भी आता है ना। तम पे रिप्रोडक्टिव क्या? बोलने पे सिस्टम, रिप्रोडक्टिव राइट थंब में है ना, थंब में। राइट थंब, हाँ थैलेमस भी आता है ना वहां पे। हाँ हाँ। अच्छा, थैलेमस